Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hope all respected students will be fine. First of all, I introduce myself. My name is Numan Khan and I am graduated from Khyber Medical University, Peshawar, and I recently started MSN. I am lecturer from Samij Institute of Medical Sciences. I am really thankful to my parents, my family, my colleagues, teachers, and my students, those supporting me. Today, my first lecture. I starting to semester second, fundamental of nursing 2, unit number 1, nursing process, objectives. इस चैप्टर में हमने नर्सिंग प्रोसेस डिफाइन करना है, फिर उसकी पर्पसेस पढ़नी है, फिर नर्सिंग प्रोसेस की जो कंपोनेंट्स है वो आइडेंटिफाई करनी है, फिर डिस्कस करना है इसकी रिक्वायरमेंट्स की, इसकी इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या है, फिर डिस्क्राइब करना है फंक्शनल हेल्थ अप्रोच को नर्सिंग प्रोसेस इस तरह हमने करना है. First, nursing process. Nursing process is a dynamic and modified form of scientific method used in nursing profession to assist client needs and create a course of action to address and solve patient problems. सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड है. ये एक ऐसा मुतहर्रिक या एक ऐसा चीज़ है जिसको जब हम नर्सिंग प्रोसेस करें जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम इसमें हम कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं एक नर्सिंग प्रोफेशन में. ये वाला मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए? असेसमेंट ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट नीड्स, ताकि हमें पता चले, हम उस चीज़ का पता लगाए जो पेशेंट जिस डिजीज़ के साथ अभी आया हुआ है और पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, उसको हम सॉल्व करें. An organized sequence of problem solving steps used to identify and to manage the health problems of clients. एक ऑर्गेनाइज एक सीक्वेंस वाइज तरतीब वाइज हम एक स्टेप वाइज हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और फिर मैनेज कर रहे होते हैं जितने भी एक क्लाइंट एक पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. स्टेप वाइज हम उसको मैनेज करके उसको सॉल्व कर रहे होते हैं. It is accepted from clinical practices established by American Nursing Association. क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पे हम ये कर रहे होते हैं जो कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है इस प्रैक्टिस को. पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. अब क्या पर्पस है, क्या वजह है, क्यों हम ये कर रहे होते हैं? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स. हमने आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट जो हमारा पेशेंट है उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में कि उसकी एक्चुअल मीन जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी कोई मरीज़ आता है और अभी उसको जो इश्यूज़ चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हेडेक हो रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको डायरिया है, उसको एब्डोमिनल पेन है, उसको चेस्ट पेन है, ठीक है, जो अभी हो इसको कहा जाएगा एक्चुअल. और जो पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स वही होगी जो कि एक मरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 10 साल 20 साल से शुगर आता है, वो दिल का बीमार है, ठीक है, हार्ट पेशेंट है, इसके साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो कि मीन मतलब ये है कि एक बीमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई, सडनली अभी स्टार्ट नहीं हुई, जो कि सालों से महीनों से हफ्तों से चलती आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल. और ये जो प्रॉब्लम्स और नीड्स है उसको हमने आइडेंटिफाई करनी है. टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स. हमने इस्टेब्लिश करना है, पहले प्लानिंग करना है ताकि हमें जो नीड्स है, जो हमें ज़रूरत है कि हम पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन एक हेल्थी लाइफ की तरफ ले आगे आए, तो इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे. टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स. और फिर एक नर्स क्या करेगा? नर्सिंग इंटरवेंशन करेगा, ठीक है, ताकि जो नीड्स है हमारे लिए, जो हम चाहते हैं वो गोल्स हमें अचीव हो जाए, वो हमें मिल जाए. पर्पस टू प्रोवाइड क्लाइंट केयर. क्या पर्पसेस क्या होगी क्लाइंट केयर के लिए? कि हम एक क्लाइंट को एक अच्छा केयर दें,
सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड, कि हम इंडिविजुअली अकेले में एक पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर दें। इस तरह नहीं 3-4 पेशेंट हो, हम 3-4 पेशेंट को हमने बिठाया हुआ है और मतलब अपने ऊपर इतना बर्डन लिया हुआ है कि किसी को अच्छा केयर दे रहे हैं, किसी को अच्छा केयर नहीं दे रहे, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम खुद एक पेशेंट को खुद अपनी ज़िम्मे लेके उसको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दें, उसका ख्याल रखें। या होलिस्टिक या मजमूई तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वार्ड में एक मरीज़ एडमिट है, ठीक है। हम 3 मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट चल रही है हमारी, 3 शिफ्ट है हमारी। अब मैंने एक नर्सिंग प्लान बना लिया कि ये हमारा पेशेंट है, मैं इसकी मॉर्निंग में इसको मैं ये मेडिसिन लगाऊंगा एंटीबायोटिक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल TDS में, तो इवनिंग में ये इस टाइम ये मेडिसिन लगेगी और फिर नाइट शिफ्ट वाले इस टाइम ये मेडिसिन लगाएंगे, जो मैं उसको टाइम मेंशन करूंगा वहाँ पे उनके पेशेंट के डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो ये होगी होलिस्टिक केयर, जो कि हम एक मजमूई तौर पे उसको केयर दें। या इस केयर में पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। फिर इफ़ेक्टिव, कि जो केयर हम दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो, जिससे पेशेंट को फ़ायदा पहुंचे, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो मेंटली फिजिकली और वो स्टेबल हो जाए, वो ठीक हो जाए। एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन एक ऐसी केयर प्रोवाइड करें जो काबिल कबूल हो, जो यूनिवर्सल एक्सेस में हो, इस तरह हमने उनको केयर देना है। अब कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस यूटिलाइज फॉलोइंग स्टेप्स। अब नर्सिंग प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा, अब ये प्रोसेस इसकी डिफिनीशन की हमने ये कुछ समझ लिया। अब ये प्रोसेस है क्या चीज़, इसकी स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले असेसमेंट मीन डेटा कलेक्शन। अब असेसमेंट में 2 तरह के होते हैं, एक होगा सब्जेक्टिव डेटा, एक होगा ऑब्जेक्टिव डेटा। असेसमेंट, जो मरीज़ हमारे पास आता है हम उसको असेस करते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं उसकी। अब जो मरीज़ हमें खुद अपनी डिटेल बताएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ मेरे पास आ गया, वो आया हुआ है, वो मुझे बोल रहा है कि मुझे अचानक से चक्कर आना शुरू हुए, मैं गिर गई, या मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे वोमिटिंग हो जाती है, मेरा बिल्कुल पेट ऐसे है कि थोड़ा पानी भी पी लो तो वो भी निकल जाता है, डायरिया बहुत ज़्यादा, इस तरह की कंडीशन है। अब ये हुआ सब्जेक्टिव डेटा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, मैं उसका स्किन कलर चेंज कर लूँगा, मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं उसकी पल्स रेट, उसकी रिस्पायरेटरी रेट, उसका टेम्परेचर या ब्लड टेस्ट करवाऊँगा, ये सारी होगी। इसकी जो रिपोर्ट्स आएंगे वो सारे हम मेरे पास ऑब्जेक्टिव डेटा होगी, और ये दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा असेसमेंट के अंदर होगी। ये डेटा कलेक्शन हो गया हमारा। नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्सिंग डायग्नोज हम कैसे करेंगे, नर्सिंग डायग्नोज हमने ऐसे करना है कि जो साइन सिम्टम्स मुझे पेशेंट ने अभी बताए, अब मैं उसका डायग्नोज निकालूंगा, देखूंगा कि कौन सी डिजीज़ के साथ रिलेटेड है और किस वजह से हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग। अब पेशेंट को सांस लेने में मसला आ रहा है, इज़ रिलेटेड टू अस्थमा, अस्थमा की वजह से, क्योंकि अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है। ये हुआ हमारा नर्सिंग डायग्नोज। अब डायग्नोज में हमने निकाल लिया, असेसमेंट भी हो गए। अब हम एक प्लानिंग करेंगे कि अब इसको ठीक कैसे करना है, हमें तो बीमारी का पता चल गया। अब जब हम प्लानिंग करने लगे तो प्लानिंग में सबसे पहले हम उसके लिए एक तरतीब वाइज एक नर्सिंग इंटरवेंशंस करेंगे कि हमने ये चीज़ें करनी हैं। पेशेंट को एडमिट करना है, पेशेंट हमारे पास 3 दिन एडमिट रहेगा, 1 हफ्ता रहेगा, या 2 दिन रहेगा, या 1 दिन रहेगा, और हमने पेशेंट को IV लगाना है। हमने पेशेंट को सबसे पहले, जो वो डिहाइड्रेट हो चुका है, उसको डायरिया है, मोशन लगे हुए हैं, तो हम उसको रिहाइड्रेट करेंगे। उसको फ्लूइड्स की ज़रूरत है तो हम उसको फ्लूइड्स लगा देंगे, ठीक है। उसको फॉर एग्ज़ाम्पल चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लगा देंगे, स्टार्ट कर देंगे जल्दी जल्दी। उसको अगर फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए हम
प्रोवेस वगैरह, पैरासिटामोल वगैरह ये लगा देंगे ताकि उसके फेवर को हम सेटल कर सकें। फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो मैंने प्लानिंग की है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने इसको किनोला लगाना है, मैंने इसको ड्रिप्स लगाने हैं, मैंने इसको इंजेक्शंस लगाने हैं, ठीक है। तो ये अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया, लागू करने का टाइम आ गया कि मैं ये सारी चीज़ें पेशेंट पे लागू करूँ। मैं जल्दी जल्दी उसको किनोला लगाऊँ, जल्दी जल्दी उसको ड्रिप्स वगैरह ये चीज़ें लगाऊँ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँ। अब इवाल्वेशन ये कि पेशेंट अगर इमरजेंसी में हमारे पास एडमिट है 2-3 घंटों के लिए, 8 घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, तो जब या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह 2 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, ठीक है। अब मैं जब ये उसको ट्रीट करने लगा 2 बजे उसका फीवर था 104। अब 6 बजे मैंने उसको ट्रीटमेंट शुरू की हुई है, 6 बजे उसका फीवर 101 पे आ गया है। अब जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होने का टाइम हुआ 8 बज गए, तो 8 बजे जब मैं उसका फीवर चेक करने लगा तो 8 बजे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, उसका फीवर ही नहीं था। तो ये मेरा इवाल्वेशन हो गया कि मैंने स्टार्टिंग में एक प्लानिंग की और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, उसका डायग्नोज निकाल के उसको हाई फीवर हो रहा है और फिर वो इम्प्लीमेंट कर दिया और सारी आईवी वगैरह और ये सारी पैरासिटामोल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी। और लास्ट में जब 8 बजे मैं जाने लगा मैंने इवाल्वेशन की, दोबारा मैंने उसका फीवर चेक किया तो वो नॉर्मल हो चुका था, स्टेबल हो चुका था। स्टेप्स रिमेन द सेम। ये जो स्टेप्स हमने 5 स्टेप्स बताए हैं, असेसमेंट, नर्सिंग, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्वेशन, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकते कि हम बोले कि फर्स्ट मैंने प्लानिंग करनी है, सेकंड मैंने असेसमेंट करनी है, थर्ड मैंने इवाल्वेशन करनी है, फोर्थ मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। नहीं, ये स्टेप ऐसी ही होगी। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन या रिज़ल्ट इसका डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों का 2 पेशेंट है, 2 पेशेंट का सेम डिजीज़ है और दोनों का सेम ही रिज़ल्ट आ जाए। नहीं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग गलत हो सकता है, ठीक है। जो हमने डायग्नोज निकाला शायद हम डायग्नोज भी गलत कर सकते हैं कि हम डायग्नोज गलत निकाले और उसकी प्लानिंग गलत करें, तो हम क्या करें, दोबारा फिर से चेंज कर सकते हैं अपने डायग्नोज को, अपने प्लानिंग को। अगर पेशेंट इवाल्वेशन में हम देखें पेशेंट सेटल नहीं हो रहा तो हम फिर इसको चेंज करेंगे। अब कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले असेसमेंट, जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, फिर नर्सिंग डायग्नोज हमने कर लिया, फिर प्लानिंग कर ली, फिर वो चीज़ हमने उस पर इम्प्लीमेंट कर दी और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन कर दी। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, सबसे पहले साइक्लिक मीन एक साइकिल जिस तरह होता है, जिस तरह एक चक्कर होता है, ठीक है, कि ये चीज़ एक साइक्लिक फॉर्म में होगी इस तरह। सबसे पहले हम एक चक्कर लगा रहे होंगे, फर्स्ट हमने असेसमेंट कर ली, फिर नर्सिंग, डायग्नोज, इस तरह एक शक्ल में आ रहे होंगे तरतीब वाइज में, इसको हम चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। डायनामिक नेचर मीन कि इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमने एक नर्सिंग प्रोसेस बना लिया तो अब पेशेंट ठीक हो या ना हो, पेशेंट के लिए ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस सही हो, उसकी बीमारी, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो रही हो या ना हो रही हो, ऐसे नहीं है कि हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर पेशेंट की कंडीशन वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा या पेशेंट की तबीयत और ख़राब होती जा रही है, तो हम इसको चेंज करेंगे, अपनी नर्सिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे। क्लाइंट सेंटरनेस, हमारा फोकस, हमारा सेंटर, हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्लाइंट होना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट को देखें, उसकी कंडीशन को देखो, उसको देखो और उसको ट्रीट किया है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, हमने फोकस करना है जो प्रॉब्लम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है, उसको डायरिया है, उसको वोमिटिंग है, उसको हेडेक है, उसको फीवर है, ये हमारी प्रॉब्लम है, वो उसको हमने सॉल्व करना है कि हम फीवर को भी सेटल कर दें, डायरिया को भी ख़त्म कर दें और चेस्ट पेन भी इसका ख़त्म हो जाए। डिसीजन लें हम कि किस तरह हमने ये सारी चीज़ें दोबारा इसको हेल्थी लाइफ की तरफ लेके आना है। इंटरपर्सनल एंड कोऑपरेटिव स्टाइल, इंटरपर्सनल मीन जो मतलब हम 2 बंदों के दरमियान एक ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, जिस तरह एक नर्स एक पेशेंट के दरमियान हो।
नर्स पेशेंट को बताए, उसको समझाए कि आपकी ये डिजीज़ है, आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें ताकि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पाए और आप हेल्थी होके अपने घर चले जाए। कोलैबोरेटिव स्टाइल ये होगा कि कोलैबोरेटिवली एक ताउन करे मेरे साथ एक बार में ताउन करे, मेरा साथ दे। मैं जब आपको इंजेक्शन लगाने लगूँ, मैं जब आपको मेडिसिन दूँ, तो आप टाइम पे वो दें ताकि आप जल्द से जल्द इस कंडीशन से निकले और आप बिल्कुल हेल्थी हो जाए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ऐसा कानून या नज़रिया जो हर हालत में लोगों पर लागू हो। ऐसा नहीं कि हम खुद से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दें जो कि ट्रीटमेंट हो ही नहीं। एक ऐसा जो कि हमारी नॉलेज में हो, जो हमारे स्किल्स में हो, जो हमने पहले देखा हुआ हो कि ये एक डिजीज़ है और इसका इस तरह का एक ट्रीटमेंट हो चुका था, जो यूनिवर्सली ये चीज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होता है। यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारे सामने कोई मसला आ जाता है, ठीक है, एक मसला आ जाता है, सबसे पहले हम उसको समझें और फिर उसको हल करने की कोशिश करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी ही काबिलियत पे, अपनी ही नॉलेज की बेस पे और अपनी ही प्रैक्टिस की बेस पे उसका कोई अच्छा सा हल निकाल के उससे हम निपट लें, उसको हम ख़त्म करें, उस बीमारी से जान छुड़ाए, उस बीमार अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में आप एक पेशेंट को डील कर रहे हैं। अब पेशेंट अचानक से उसकी कंडीशन सिवियर हो गई, ठीक है, पेशेंट को सांस नहीं आ रही, पेशेंट का एकदम से बीपी ड्रॉप कर गया, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा है चेस्ट पेन शुरू हो गया, ठीक है। अब ना आपका कोई सीनियर इंचार्ज है, ठीक है, आप एक नर्स हो और ना ही आपके पास कोई डॉक्टर है कि आप जल्दी डॉक्टर को बोलो। डॉक्टर भी किसी दूसरी वार्ड में पेशेंट को देखने के बाद जो कि दूर है और पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट की डेथ होने वाली है, तो आप क्या करोगे? उस टाइम आप क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी ही काबिलियत, अपनी ही सोच का, अपने ही दिमाग का से काम लोगे और जल्दी जल्दी उस मसले का हल निकालोगे। सबसे पहले जल्दी से आप उसके वाइटल्स चेक कर लोगे, उसको सांस में मसला आ रहा है, आप ऑक्सीजन अटैच कर लोगे। अगर उसका चेस्ट पेन इस तरह है कि उसको मतलब सही तरह से सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, उसको पल्स रेट कम होता जा रहा है, दिल की धड़कन कम होती जा रही है, तो आप सीपीआर स्टार्ट करोगे जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। असेसमेंट हम कैसे करते हैं? पहले हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं पेशेंट से, जो पेशेंट हमें डेटा दे रहा होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, फिर हम उस डेटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, तरतीब वाइज दे रहे होते हैं, तरतीब से लिख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट, फिर हम इस डेटा को वैलिडेटिंग द डेटा, फिर इस डेटा को हम क्या करते हैं, एक तस्दीक कर रहे होते हैं, एक तस्लीम कर रहे होते हैं कि हाँ ये डेटा बिल्कुल सही है। उस डेटा को इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कोई पेशेंट है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले है, ठीक है, मेंटली वो स्टेबल नहीं है। एक दफ़ा आपने उससे क्वेश्चन की, उसने आपको एक बात कही, अब 2-3 मिनट बाद आपने वही क्वेश्चन रिपीट किया, उसने कोई और आंसर दिया, तो इसी तरह वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करता रहा है। तो आप क्या करोगे, डेटा को तस्लीम करोगे ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, जो डेटा आप उससे ले रहे हो, जो डेटा उसने आपको प्रोवाइड किया, जो चीज़ आपने खुद सब्जेक्टिव डेटा लिया या ऑब्जेक्टिव डेटा लिया, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको किसी चीज़ पे लिख दें। असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा इन्फॉर्मेशन। ये एक सिस्टम वाइज है, एक कंटिन्यूअस कनेक्शन है, कलेक्शन, कलेक्टिंग ऑफ द डेटा, कि हम कलेक्शन करें कंटिन्यूअसली डेटा के, वो हमें बता रहे हैं, हर एक चीज़ का हमें पता चल रहा है। हमने खुद अपने ऑब्जेक्टिव, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके ब्लड रिपोर्ट देके, उसका अल्ट्रासाउंड किया, उसका एक्सरे, उसका एमआरआई वगैरह ये चीज़ें दी और उससे हमने डेटा कलेक्शन किए और हम एक नतीजे पे पहुंच गए। असेसमेंट ये हो गई। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है? इसकी 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है।
सबसे पहले इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। अब ये हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इनर्शियल नर्सिंग असेसमेंट, परफॉर्म विद स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ये है कि हमारे पास एक मरीज़ आ गया। अब उस मरीज़ को जो हमारा फिजिशियन है, जो हमारा डॉक्टर है, उसने उसको एडमिशन फॉर्म बना के दी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है कि आप जाए और यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल में 2-3 हमारे साथ एडमिट रहे ताकि आपका प्रॉपर केयर हो, जो केयर आपका घर में नहीं हो सकता। तो जब वो हमारे पास वार्ड में आता है और उसी टाइम एडमिशन के टाइम एडमिशन जो हम कर रहे हैं उससे पहले जो हम उसको परफॉर्म कर रहे हो उसके जो असेसमेंट करें, ये इनिशियल असेसमेंट है। टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हमने उससे जितना भी डेटा लिया, हमने सारा डेटा कलेक्ट किया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्लीट डेटा लिया उससे। एग्जांपल, नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, कि आपकी वार्ड में कोई पेशेंट आता है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप उसके असेसमेंट कर रहे होते हो। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन एन अर्लियर असेसमेंट। हम इस प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी टाइम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अचानक से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। अब एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में भी आ सकते हैं, वार्ड में भी हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको पता चला कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 190/120 130, ठीक है। अब आप उस पर फोकस करोगे। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपने जल्दी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी और बस उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। नहीं, हम हर हावरली आधा घंटे बाद, 15 मिनट बाद या घंटे बाद हम उसकी ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे कि कोई बेहतरी आ रही है, उसका बीपी नॉर्मल होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा। दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट को बुखार हुआ है, फीवर हो रहा है, ठीक है। अब फीवर की शक्ल में हम उसको देख रहे हैं, अब इसका फीवर 105 तक अचानक से चला गया, तो हमें जैसे पता चला हमने डायरेक्ट उसको आईवी लगा दिया, उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दी, प्रोवेस वगैरह, पैरास्टामोल वगैरह ये सारी चीज़ें हमने लगा दी, ठीक है। अब हम हर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद चेक करेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट की, ठीक है, जो हमने प्लानिंग की हुई थी, हमने जो ट्रीटमेंट शुरू की है, अब इसका बुखार कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा, ठीक है। हम देखेंगे अगर कम होता जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं होता जा रहा तो हम उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पेशेंट पे जो अभी जिसके साथ हमें ये प्रॉब्लम पेश आया हुआ है कि अचानक से पेशेंट सडनली पेशेंट की फीवर हाई हो चुका है। कोल्ड स्पंजिंग भी करेंगे, जो ठंडी पट्टियाँ होती है, ठीक है। और पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको नॉर्मली कंडीशन में ले आए और उसका फीवर 98 तक नॉर्मल ले आए। इमरजेंसी असेसमेंट, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इमरजेंसी असेसमेंट ये होती है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ऊपर छत से गिर जाता है, ठीक है, और छत से गिरने के बाद उसकी कमर की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट जाता है, कमर की हड्डी टूट जाती है, रेर की हड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई, सही है, कि उसके गिरने के बाद उसको सांस में मसला आ रहा है, या फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कोई किसी को शूट कर ले, गन शूट करे और उसको लंग्स पे गोली लगे, या कोई छुरी से मारे, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट्स में से उसका ब्रेन डैमेज हो जाए, ठीक है, या चेस्ट पे कोई जोर पड़ जाए और उसकी वजह से उसकी ब्रीथिंग जो एयरवे है वो बंद हो जाए, सांस लेने में उसको मसला आ जाए, ब्रीथिंग स्टेटस इसका नॉर्मल ना हो और कार्डिक अरेस्ट में चला जाए कि इसका दिल भी काम करना छोड़ दे। ये होगा हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट कि जल्दी जल्दी हम क्या करें, इस
कि ये जो कार्डियक अरेस्ट में गया हुआ है इसकी सर्कुलेशन हमने नॉर्मल करनी है। सर्कुलेशन स्टार्ट करनी कि प्रॉपर सर्कुलेशन हार्ट में हो, और इसके साथ साथ हमने इसकी एयरवे खोलनी है कि ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो जाए। हम जल्दी जल्दी सीपीआर करेंगे। सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कि हम उसके सांस और हम उसके ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करें। अब ये सीपीआर और ये क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, और इसकी एक वीडियो भी बनाएंगे प्रैक्टिकली, और वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, time-lapse reassessment. Several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained. 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद पेशेंट हमारे साथ एडमिट था, हमने उसको छुट्टी किया, वो घर चला गया, ठीक है। हम उसको बोले 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना, 1 महीने बाद आ रहा है। अब जब पेशेंट दोबारा फिर मुआयने के लिए आता है तो उस टाइम हम उसका करंट हेल्थ स्टेटस देख रहे होते हैं और उसकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास 2 हफ्ते पहले 1 महीने पहले एडमिट था, इसकी क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले हमने डेटा कलेक्शन करनी है, हमने पेशेंट से डेटा लेना है, फिर उसको एक तरतीब देना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर वैलिडेट उसको तस्लीम करना है कि ये सही गलत है, जिस तरह वैलिडेट हम तरीक़ाकार करना है, ठीक है, तस्लीम करना है। फिर वो सारा डेटा हमने जमा करके, सारा डेटा हमने कलेक्ट करके उसको डॉक्यूमेंट करना है, एक पेज के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखना है, ताकि वो हमारे पास एज अ प्रूफ वो मौजूद हो। कलेक्शन ऑफ द डेटा जो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी डिटेल के साथ एक एक पढ़ेंगे। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस. It includes a health history, physical examination, result of laboratory and diagnostic test, and material contributed by other health personnel. इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम मजमुआ बनाते हैं, कलेक्शन कर रहे होते हैं, जो डेटा जो हमें पेशेंट बता रहा होता है वो सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस के बारे में, जो पेशेंट अपनी डिजीज़ अपनी बीमारी के बारे में हमें बता रहा है, जो हमें हिस्ट्री दे रहा है। अब हम उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, हेड टू डे असेसमेंट कर रहे हैं, इसके जो लेबॉर्ट्री से हमें टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हुई है वो भी देख रही है, जो हमने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हमने की है वो भी हम देख रहे हैं, और उसकी कंट्रीब्यूशन भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब असेसमेंट में जो डेटा कलेक्शन है उसमें दो है, सब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा, जिस तरह हम पहली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्टिव डेटा क्या है? सब्जेक्टिव डेटा रेफर टू सिम्टम्स ऑफ कवर्ड डेटा are clearly on a person affected and can be described only by that person. Itching, pain and feelings of, for example, subjective data. सब्जेक्टिव डेटा ये है कि ये हमें रेफर कर रहे होते हैं, एक ऐसा डेटा दे रहे होते हैं जो पर्सन खुद इफेक्टेड हो, जो पर्सन खुद आपको बता रहा हो। फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, इचिंग के साथ साथ मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फील हो रही है, बहुत एनजाइटी हो रही है। वो अपनी डिजीज़ के बारे में आपको खुद आगाह कर रहा है, ये सब्जेक्टिव डेटा हुआ। अब ऑब्जेक्टिव डेटा हम वैसे वही डेटा जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या मेजर कर रहे होते हैं, जो टेस्ट वगैरह हमने किए, ठीक है, जो ब्लड सैंपल हमने लिए है, जो टेस्ट वगैरह किए, अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह किए, या जो चीज़ हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, या हम उसको मतलब उसकी यूरिन या स्टूल, उसकी जो स्मेल होते हैं वो स्मेल हम सुन रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया हमारी। अब फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को देख रहे हैं कि उसका स्किन कलर चेंज हो गया, पेल कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, या ब्लड प्रेशर रीडिंग हम कर रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई है या लो हो गया है, ये है ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होगा हमारे साथ? दो सोर्सेज होंगे, एक प्राइमरी सोर्स होगा, एक सेकेंडरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो क्लाइंट खुद बता रहे हैं। अब सेकेंडरी सोर्स क्या है? ये एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जो क्लाइंट हमें मतलब अदर देन क्लाइंट, जो क्लाइंट हमें खुद नहीं बताएगा, हम खुद से उसकी फैमिली भी हमें बता सकते हैं कि उसका फैमिली मेम्बर हमें बताए, या इसका कोई डॉक्टर जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स है जो इसको पहले ट्रीट कर रहा था और उसने रिफ़र किया है हमारे पास भेजा है,
या इसकी रिकॉर्ड्स जो प्रीवियस इसकी रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स वगैरह है, ये होगा जिससे हमें इसकी डिजीज़ का पता चले, ये होगा सेकेंडरी डेटा। अब मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सबसे पहले इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन एंड स्कटेशन। इंटरव्यू, हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि क्या वजह हो सकती, किस तरह हो सकते हैं। पल्पेशन, हमने उसको पल्पेट किया मिडल 2-3 फिंगर्स पे, हम उसकी बॉडी पल्पेट कर रहे होते। फिर हमने परकशन किया। परकशन कैसे होती है, हम 2 फिंगर्स लिफ्ट हैंड की 2-3 फिंगर्स हम एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, ठीक है, जहाँ पे भी हम रखते, जो अफेक्टेड एरिया होती है वहाँ पे हम रखते हैं, और राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है उससे हम उसको हिट करते हैं, ये होते हैं परकशन। फिर अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन कैसे होते हैं, जब हमने परकशन कर ली तो जो हमारा अंदर एब्डोमेन है उसमें अंदर थोड़ी एब्डोमिनिटी सी, मतलब थोड़ा हलचल सी मच जाती है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आ जाती है, और डिस्टरबेंस की वजह से फिर हम जब अस्कल्टेशन कर रहे थे तो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम जो इंटरनल साउंड्स हैं वो हम फिर सुन रहे होते हैं, ये होता है अस्कल्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, the nurse use a format organizes their assessment data systematically. This is often referred to as nursing health history or nursing असेसमेंट फॉर्म। नर्स का काम है कि वो डेटा को ऑर्गेनाइज करे एक सिस्टम वाइज, एक सिस्टम तरीके से, ठीक है, और इसकी एक हेल्थ हिस्ट्री बनाए और इसका एक असेसमेंट फॉर्म पे ये सब कुछ लिखे। वैलिडेटिंग ऑफ द डेटा, the information gathering duty during the assessment is double check or verified to confirm data is accurate or complete। जो हमने इंफॉर्मेशन, जो हमने डेटा लिया हुआ है, जो हमने असेसमेंट की हुई है, दोबारा फिर आप पेशेंट से वही क्वेश्चन रिपीट करें या दोबारा फिर से वेरीफाई करें या चेक करें कि डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा, टू कंप्लीट द असेसमेंट पेज द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट डेटा। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन is essential and should include all data collected about the client health status। जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कंप्लीट असेसमेंट पेज हमने किया हुआ है, रिकॉर्ड्स क्लाइंट का डेटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो सही डॉक्यूमेंटेशन है, ऑल डेटा हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है क्लाइंट के हेल्थ के स्टेटस के बारे में, और उसको रिकॉर्ड करना है क्लाइंट की फॉर्म में, या जो क्लाइंट का कोई हमारे पास फाइल पड़ी होगी उसमें हमने ये सब कुछ लिखना है। डायग्नोज, इंशाल्लाह डायग्नोज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसमें किसी का क्वेश्चंस हो या जो भी हो वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।